हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत टफ चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं 3 बार से तैयार कर रहा हूँ, लेकिन तीनों बार मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स के लायक बना है या नहीं। तो आज मैंने एक और यूनिक तरीके से बनाया है। तो बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस को पढ़ रहे हैं और इतने वो इंटरलिंक्ड हैं कि उनको याद करने में बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, इनके रूट्स, क्रोनिसिटी, कैंसर रिस्क और वैक्सीन, इनको डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, जिससे हमें इजी ये हो जाए। एक्यूट वर्सेस क्रोनिक हेपेटाइटिस याद करना है, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस पर क्वेश्चन आएगा तो ये तो लिखना ही होगा। और बेसिक हेपेटाइटिस बी की सेरोलॉजी, यानी इसमें 3 मेन टेस्ट होते हैं, वो कैसे हमको देखने हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, फुलमिनेंट फेलियर, सिरोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ए और ई एंट्रिक होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई एंट्रिक होते हैं। ये वाटर और फूड बॉर्न होते हैं, यानी पानी या खाने से ही ट्रांसमिट होते हैं। और एक्यूट आते हैं, यानी सडनली आते हैं और बहुत सीरियसली आते हैं। हेपेटाइटिस ई इज वेरी डेंजरस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस बी सी डी, ये बॉडी फ्लूइड से आते हैं और इनमें क्रोनिसिटी कॉमन होती है। और हेपेटाइटिस सी तो हाईली क्रोनिक होता है, इसमें कैंसर रिस्क भी बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस हेपेटाइटिस बी में मिलते हैं और सी में मिलते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी के मार्कर्स क्या हैं? HBsAg, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। HBsAg इन्फेक्शन के लिए होता है। HBeAg HBV DNA, ये हाई इन्फेक्टिविटी को शो करता है। एंटी HBC, C फॉर कैट, ठीक है, और IgM ये एक्यूट दिखाता है। और एंटी HBS, S फॉर शिप, ये रिकवरी या इम्यूनिटी दिखाता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन वैक्सीनेटेड होगा तो उसका एंटी HBS, S फॉर शिप, पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें तीनों चारों बड़े टेक्निकल और सिमिलर से लगते हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या मिलेगी आपको? उसको बैलूनिंग डिजनरेशन मिलेगा, यानी वो बैलून की तरह फूलता जाएगा और डिजनरेट होता जाएगा। प्लस इसमें काउंसिल बर्न बॉडीज मिलेगी एक्यूट केसेस में। इंटरफेस हेपेटाइटिस मिलेगा, ब्रिजिंग नेक्रोसिस मिलेगा और फाइब्रोसिस मिलेगा क्रोनिक केसेस में। ठीक है, ये टर्म्स में थोड़े थोड़े आपको नीचे समझा दूंगा। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बच्चे ये समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसका एक सिंपल इंग्लिश में हम समझें, वायरल हेपेटाइटिस है क्या? ये लिवर की सूजन है जो वायरस ABCD से होती है। ए और ई पेट के रास्ते, गंदा पानी, गंदा खाना, सड़ा हुआ खाना, उससे आते हैं। BCD खून, सेक्स और नीडल से फैलता है। ठीक है, अब आपको याद हो जाएगा ये। एक्यूट केसेस ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं, पर हेपेटाइटिस बी और सी बॉडी में रह जाते हैं और लिवर को धीरे धीरे बिगाड़ देते हैं। ठीक है, सिरोसिस की तरफ ले जाते हैं। और हेपेटाइटिस सी तो एक ऐसा साइलेंट किलर है कि इसका मतलब जितना डेंजर बताया जाए उतना कम है, क्योंकि ये एक बार आ गया तो फिर आपका फैसला करके ही जाएगा, ये नहीं निकलता किसी भी तरीके से। अच्छा, कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए का जीनोम है RNA, ठीक है ना। ट्रांसमिशन हमने देख लिया फीकोरल। इंक्यूबेशन 2 से 6 वीक्स लेता है, क्रोनिक नहीं होता, एक्यूट होता है और कैंसर रिस्क भी नहीं होता इसमें। और इसकी वैक्सीन आती है, आराम से आप एक बार लगा के फ्री हो सकते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी, इसमें जीनोम DNA है और इसका ट्रांसमिशन पेरेंटल, सेक्सुअल या पेरिनेटल होता है। 4 से 26 वीक इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है और ये क्रोनिक होता है 5 to 10%। कैंसर रिस्क इसमें बढ़ जाता है बहुत, और वैक्सीन भी इसकी आती है, बूस्टर भी आती है, तो हेपेटाइटिस बी का वो नहीं। हेपेटाइटिस सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका जीनोम भी RNA होता है। ट्रांसमिशन ब्लड से ही होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पैथोलॉजी लैब में, वो हेपेटाइटिस सी की वजह से ही हेपेटाइटिस सी ही पाया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बिना ग्लव्स के आपने किसी का ब्लड आपकी स्किन पे गिर गया और उसमें हेपेटाइटिस हुआ, सीधे ट्रांसफ्यूजन है, कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, या जो लोग नीडल का यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिनके बार बार ब्लड चढ़ता है, तो ऐसे में मैनुअल एरर की वजह से भी आ सकता है। ये 6 से 10 वीक इसका इंक्यूबेशन है। क्रोनिक ये बहुत ज़्यादा होता है, कैंसर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी वैक्सीन बिल्कुल नहीं है। फिर आगे हमारे डी, डी और ई, ये दोनों आप समझ लीजिए छोटे हैं। डी में RNA हो जाता है, RNA डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, डी की एक खासियत होती है कि इसको होने के लिए बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड है। 4 से 26 वीक इसका इंक्यूबेशन है। क्रोनिक हो तो क्रोनिक होता है यस, और कैंसर भी रिस्क होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी हुई है तो डी से आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। फिर आ गया ई, ये भी RNA हमारे जीनोम इसमें होता है,
ये फीको ओरल वही खाना गंदे पानी से होता है, 2 से 8 वीक लगते हैं इसमें। क्रोनिक नहीं होता, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी में हो जाए तब बहुत दिक्कत करता है। कैंसर भी नहीं होता इससे और कोई मतलब वैक्सीन भी नहीं है, क्योंकि ऐसा अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी इसकी सिवियरिटी बहुत कम होती है। अच्छा, पैथोजेनेसिस क्या होती है? ठीक है, मेन डैमेज इम्यून मेडिएटेड होने की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, यानी मान लीजिए, और हेपेटोसाइट्स को मारते हैं। हमको पता है टी सेल्स आर द नेचुरल किलर सेल्स। तो साइटोटॉक्सिक का मतलब ये है कि वो टॉक्सिक क्रिएट करके किसी भी सेल को मार सकते हैं, उन पे एक पॉइजनस गन है। तो वायरस ने क्या किया, उनको पैसे दे दिए कि भाई साहब ये लो और अपने ही बंदों को मारो। तो वही बात हो गई कि अपने यहाँ की पुलिस अपने ही लोगों को मारे, वही काम इसमें होता है। उससे सेल डेथ होती है, यानी नेक्रोसिस होकर इन्फ्लेमेशन होता रहता है। हेपेटाइटिस बी में वायरस डीएनए होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से बनता है। और हेपेटाइटिस सी में क्रोनिसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इम्यूनिटी एस्केप होता है इसमें। हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी का पैरासाइट सेम होता है, जिसकी वजह से को इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं एक्यूट व क्रोनिक की बहुत इजी तरीके से। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में ग्रॉस जो आपको देखने को मिलेगा, तो लिवर इनलार्जमेंट मिलेगा, लिवर सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा, कई बार कोलियोस्टेसिस मिल सकता है, जिसकी वजह से ग्रीनिश टिंट आपको देखने को मिले। माइक्रोस्कोपी अगर आप देखेंगे एक्यूट में, तो उसमें बलूनिंग डीजनरेशन मिलेगा, काउंसिल बॉडीज मिलेगी जिसको हम एपोट्रोपिक सेल्स कहते हैं, लॉब्यूलर डिसर मिलेगा, कपर सेल्स हाइपरप्लेजिया मिलेगा और स्पॉटी नेक्रोसिस मिलेगी। ये टर्म्स अगर मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये चैप्टर खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी को डाउट हो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको बचे हुए टर्म्स समझा दूंगा। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस में इंटरफेस हेपेटाइटिस मिलेगा, पीसमील नेक्रोसिस, यानी थोड़ी जगह पे नेक्रोसिस है, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल सेल्स मिलेंगे, फिर उसके बाद नेक्रोसिस मिलेगा, ऐसे करके आपको मिलता है, स्पेशली एट पोर्टल पेरेन्काइमल जंक्शन। ठीक है, ब्रिजिंग नेक्रोसिस मिलेगी, यानी कनेक्टिव टिश्यू के बीच में भी नेक्रोसिस हो जाएगा, पोर्टल वेन में हमारी इन्फ्लेमेशन मिलेगा, और इन सब के होने के बाद फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। फाइब्रोसिस यानी कि स्कार टिश्यू बनना है हीलिंग करने के लिए, तो उसकी वजह से आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन मिल जाता है, और फाइनली ये सब सिरोसिस की तरफ लीड कर जाता है। तो अब हेपेटाइटिस बी की सेरोलॉजी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अच्छा, ये आप अपने PYQs में चेक करिए, अगर आती है तो स्टोरी फॉर्म में इसको याद कर लीजिए, या हायर मतलब जिनको अच्छे से चैप्टर कवर करना है। तो इसमें आपको देखना है, हमने 3 मार्कर्स हैं हमारे, HBsAg हमने पढ़ा था। ये सबसे पहले आएगा, ये बता देगा कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है, यानी सबसे पहला मार्कर जो आप लगाएंगे वो HBsAg लगाएंगे। फिर HBeAg और HBV-DNA लगाता है। अगर ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी सीवियरिटी जज करने के लिए हम लगाएंगे। अगर हमारा HBsAg नेगेटिव आ गया फिर तो हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद हम सेकंड हम लगाएंगे HBeAg और HBV-DNA। ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है HBsAg का। सेकंड जो हमारा हो गया anti-HBC, C फॉर कैट हमने पढ़ा था, और IgM, ये एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा तो इन्फेक्शन एक्यूट है। और anti-HBC IgG ये दिखाएगा कि इन्फेक्शन अभी का है या पुराना है। जनरली होता क्या है, अगर एक बार किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसका ये टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा जब वो उसकी तबीयत ठीक भी होगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से बॉडी से निकला नहीं है, बॉडी में ये प्रेजेंट है, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमने 2 क्वालिटी इसकी देख ली, anti-HBC फॉर कैट की। फिर लास्ट हम लगाते हैं anti-HBS, S फॉर शिप। ये रिकवरी या इम्यूनिटी को शो करता है, यानी हमारी बॉडी में जब भी हमने वैक्सीन लगा रखी है, हमने बूस्टर डोज ले रखी है, या कोई पेशेंट ठीक हो के आया है, तो उसका anti-HBS भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो इतने पार्ट को आप दोबारा देख लीजिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जो मैंने इतनी ईजिली आपको समझा दिया। फिर HDV है, यानी हेपेटाइटिस डी में आपको एक वो मिलता है क्वेश्चन, को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन का। अगर को इन्फेक्शन तब होगा जब हेपेटाइटिस बी और डी एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, ये अगर मैनेज करेंगे तो सीवियर हो सकता है, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और एकदम सडनली आता है, लेकिन क्रोनिसिटी नहीं होती, यानी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हो गया सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्या है कि सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी हुआ, फिर उसके कैरियर पे HDV भी आ गया, तो ये सडनली बहुत सीवियर हो जाता है, उसमें फुलमिनेंट हेपेटाइटिस का रिस्क होता है। फुलमिनेंट मतलब फुल सडन, वेरी फास्ट, एकदम से बॉडी
में ये इन्फेक्शन आ गया, तो इसमें क्रोनिसिटी भी होती है, हेपेटाइटिस का रिस्क भी होता है और उसके हायर कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते हैं। अच्छा, क्लिनिकल में हम इसके फेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला फेज होता है प्रोडर्मल। प्रोडर्मल याद करने के लिए आप याद कर लीजिए प्री आइक्ट्रिक, यानी जो हमारा सेकंड है उससे पहले का। इसमें जनरल सिम्टम्स आते हैं, फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, नोजिया, अल्थेल्जिया, और आप ये देखेंगे प्राइमरी सिम्टम्स है जो बहुत सारी बीमारियों में मिलते हैं। तो चैप्टर हमारा लंबा हो रहा है, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो ऑलरेडी स्टूडेंट्स देख नहीं पाते।